हेलो स्टूडेंट्स, आज 13 सितंबर के न्यूज़ डे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 5 टॉपिक हैं जो प्रमुख हैं, उसके अलावा संक्षिप्तियां हैं। जो प्रमुख टॉपिक्स हैं उसमें देखेंगे भारत में आवास क्षेत्रक आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का ये टॉपिक है। उसके अलावा और जब टॉपिक पे जाएंगे तो बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा सेबी बोर्ड बैठक संपन्न हुई, ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नो डाउट कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी जरूर होंगे जहां मैं मार्क कराऊंगा, आप भी उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आप ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में सबसे तुलनात्मक रूप से सरल सवाल आते हैं। डायरेक्ट वो टर्म पूछ लेता है, डायरेक्ट कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण, ये आपको मेंस में बड़ा कम चांस है, कहीं नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपका भारत में अफीम की खेती, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस पेपर 3 है उसमें सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। उसमें इसके कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, कानून को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट ये मेंस में नहीं पूछ सकता है, हाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका बड़े टॉपिक में लास्ट है बाघों का स्थानांतरण, ये भी आपका एनवायरनमेंट में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 टॉपिक आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बचे हुए 2 टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ संक्षिप्तियां भी हैं, जैसे व्यक्तित्व का अधिकार। अब जरा समझना है आपको कि जो संक्षिप्ति है व्यक्तित्व का अधिकार, ये आपका है तो संक्षिप्ति, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में इस पर खूब चर्चा है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, एम किसान है, बैरागी सैरांग रेल लिंक है, ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिकाडा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट में आपसे पूछ सकता है। एडीज मच्छरों से फैलने वाले वायरस रोग हो, भारतीय तटरक्षक बल, गोल्ड नैनो पार्टिकल, सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में व्यक्तित्व का अधिकार पूछ सकता है क्योंकि ट्रेंड है उस तरीके का, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपको इसमें सुर्खियों में रहे एक स्थल के बारे में जानकारी, रूस के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है आपका भारत में आवास क्षेत्रक। ये भारत में आवास क्षेत्रक, मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक टॉपिक को आपको सिलेबस से मैपिंग करना है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, शायद 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे। मेंस का सिलेबस आपने ढंग से देखा तक नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मेंस का सिलेबस आप पढ़ लो, उससे याद होने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने हाथ से, मैं यहाँ 1 मिनट लूँगा ताकि समझा दूँ, अपने हाथ से आप हर एक पेज पे, मतलब एक सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी है तो आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन से इधर इंग्लिश में लिखना चाहिए, इधर हिंदी में सिलेबस लिखना चाहिए। हाथ से लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग पेज पे हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको हाथ से लिखना चाहिए। हाथ से लिखने से सिलेबस ज़्यादा क्लियर होता है। अब जरा समझना है कि जब आप मेंस का जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो उसी में इकोनॉमी में टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो आवास क्षेत्रक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन है और आवास क्षेत्रक है, वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो इसलिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आज का एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आखिर
भारतीय जो आवास क्षेत्रक है, यहाँ तक कि रियल एस्टेट और आवास क्षेत्रक है, किन मुद्दों का सामना कर रहा है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। जरा समझना है आपको। अभी भारत में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भूमि का, जमीन का दाम बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, खासकर आवासीय किफ़ायती आवास बनाने का, जो लोगों को किफ़ायती आवास देना है उसके लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, बड़ा महंगे होते हैं। उसके अलावा ये भी है, जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं वो इसको डेवलप कर रहे हैं, वो फंड का मिसयूज करते हैं, अलग प्रोजेक्ट में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिस कारण से बहुत सारे प्रोजेक्ट आज रुक गए हैं, स्थिर हो गए हैं, लोगों को घर नहीं मिला है। अब जरा समझिए कि कोई एक व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो किराए पे रह रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि भाई कोई अपना एक फ्लैट खरीदा, वो कंस्ट्रक्शन फेज में है फ्लैट, और उसको वादा किया गया कि भाई 3 साल बाद ये आपको हैंडओवर हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी देखे गए हैं कि भाई 10-10 साल लग जाते हैं। अब वो जो व्यक्ति है उसको अपना एक लिमिटेड सैलरी है, टैक्स पेयर है वो, और उसका रेंट भी जा रहा है, साथ में ईएमआई भी जा रहा है। डबल बर्डन भारतीय कंज्यूमर पे, जो घर खरीदने वाले कंज्यूमर हैं उस पर डबल बर्डन आ रहा है। और ये बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसपे अभी तक सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कोई अच्छा सलूशन नहीं मिला है। मैं आप खुद भी ऐसे भी केस जानता हूं जहां लोगों के 15 साल के ईएमआई खत्म हो गए, लेकिन उनको घर हैंडओवर नहीं मिला। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशन दिए। सुप्रीम कोर्ट उन आवासीय परियोजनाओं को समाप्त होने से बचाने के लिए कई सुरक्षा दिए जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, वो रुक गया, स्टॉल हो गया। तो उसको समाप्त करना है, उसको काम पूरा करना है, लोगों को हैंडओवर करना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आर्टिकल 21 का यूज किया गया। आपके फंडामेंटल राइट, आपके संविधान के भाग 3 में, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के भाग 3 में जहां मौलिक अधिकार का उल्लेख है, उसमें स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 21 आता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार अपने निर्णय में इसका खूब विस्तार दिया है। इस अपने इंटरप्रिटेशन में खूब सारे अधिकार इसमें समाहित किए हैं, जैसे कि पुट्टा स्वामी केस आपको पता है, जहां पे निजता का अधिकार यही आर्टिकल 21 के तहत बताया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आवास का अधिकार को इसमें शामिल किया है और कहा है कि आवास का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार के व्यापक दायरे के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार है। और भी केस में जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, या फिर आपको जो शिक्षा का अधिकार भी इसी में शामिल किया गया था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A जोड़ा गया, लेकिन इसका खूब विस्तार हुआ है। तो इस केस में आवास का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत शामिल कर दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, और भी ध्यान देना है आपको। जब फंडामेंटल राइट का PYQ करेंगे, और ये आपका काम है, अब डेली करंट अफेयर में डिटेल में PYQ एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस नहीं कराया जा सकता है। हम लोग दिशा निर्देश, आपको दिशा दे सकते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस, जब फंडामेंटल राइट पिछले 12 साल के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 12 साल के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो UPSC है मेंस में आज बार बार आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से जुड़े मुद्दों को ही उठाया है। मजेदार बात है, मात्र 2 ही आर्टिकल पूछे, 19 और 21। चूंकि यहाँ 21 का उल्लेख है तो इसलिए इसका पूछा जा सकता है आपको मेंस में। दूसरी बात, जब आप इधर प्रीलिम्स में भी PYQ को देखेंगे तो बार बार आर्टिकल 21
पूछे गए हैं, जहां पे खासकर निजता का अधिकार बार बार पूछा गया। पिछले 5-6 सालों में 3 बार पूछा गया, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं कि भारत में आवास क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां क्या है। आवास क्षेत्र समझिए कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में आता है, रियल एस्टेट और आवास क्षेत्र। और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को आप मामूली मत समझिए, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोगों को यह रोजगार देता है। भारत के जीडीपी का 7% योगदान देता है। अगर आपका ये कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, जिसमें आवास एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर वो थम गया, रुक गया, तो आपका जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगा। यहाँ पे चुनौतियों को देखिए कि जो किफायती आवास है उसका हिस्सा बड़ा घट गया है। जो 2018 में लगभग आधे से अधिक जो नई परियोजनाएं थी वो किफायती घर के थे, लेकिन अब वो घट के मात्र 17% रह गया। भारत में मात्र 1-2% लोग ही फ्लैट खरीदने लायक हैं, जो पैसे के संदर्भ में हम बता रहा हूं। और जो मिडिल क्लास है उसको किफायती घर चाहिए, जिसका बहुत बड़ा एक वो भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति क्या है कि मिडिल क्लास फ्लैट बड़े शहरों में खरीद ही नहीं सकता है, इतना महंगा हो गया। रुकी हुई बड़े स्तर पे परियोजनाएं हैं और प्रणालीगत मुद्दे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन किया जाता है बड़े स्तर पे। जैसे एक अगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बहुत सारा उसके पास फंड आ गए, लोग पहले ही प्री बुकिंग कर देते हैं ताकि सस्ता पड़े। अब वो पैसा लेके, अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक लाभ हो जाए। तो वित्तीय कुप्रबंधन बड़े स्तर पे होता है। आप देखिए कि इस कारण से 44 शहर में 5 लाख से अधिक घर अभी तक आवंटित नहीं हुए हैं। सोचिए 5 लाख परिवारों को कितना दिक्कत हो रहा होगा। जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रो शहर हैं, तो भारत की कुल जमीन का मात्र 0.2 हिस्सा ही 10 बड़े शहरों में है, जबकि और इसी कारण से जो भूमि का, जो जमीन का जो कीमत है बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है, आम व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता है। इस कारण से जो प्रोजेक्ट है वो भी महंगा हो जाता है, फ्लैट भी महंगा हो जाता है। रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण रीरा आपने नाम सुना होगा। अब आपको यहां समझना है कि जो भूमि है राज्य सूची का विषय, और उस भूमि का विकास जैसे रियल एस्टेट, ये भी राज्य सूची का विषय है। चूंकि राज्य के अंदर में आता है तो केंद्र सरकार ने तो रीरा कानून बना दिया। अब ये राज्य सरकारों पे निर्भर करता है कि उस रीरा कानून को जस का तस एक्सेप्ट करे या कुछ या ना करे या कुछ संशोधन के साथ करे, क्योंकि पूरा राज्य का अधिकार है, राज्य सूची का विषय है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ राज्यों ने इसको एक्सेप्ट किया है, कुछ राज्यों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ राज्यों ने कुछ संशोधन के साथ एक्सेप्ट किया, जिस कारण से पूरे देश में आप रीरा के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में एक रूपता नहीं देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो रीरा के नियमों में एकरूपता का बड़े स्तर पे अभाव है, ये भी एक चुनौती उत्पन्न करता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस संदर्भ में क्या क्या सिफारिशें हैं एक बार देख ले। एक संस्था है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में NARCL कहते हैं, इसके तहत एक पुनरुद्धार कोष की स्थापना करनी चाहिए। अब ये जो कोष है, पुनरुद्धार कोष क्या करेगा? जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें निवेश करेगा ताकि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सके और लोगों को आवंटित हो सके। इसके अलावा जो किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास के लिए विशेष विंडो, जिसको स्वामी कोष कहते हैं, स्वामी कोष बनाया गया था कि जो ऐसे जो किफायती आवास के लिए क्या हुआ कि वो अंतिम ऋणदाता होगा या अंतिम वित्तीय संस्थान होगा, कि कहीं कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो वहां पे वो पैसा दे देगा। स्वामी कोष इसी से संबंधित है। उसको भी विस्तार करने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके अलावा जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको
उनके लिए ये भी किया जा सकता है कि जो NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी बनाया गया है, उसी प्रकार से एक कॉरपोरेट निकाय का गठन किया जाए जो इस रुके हुए प्रोजेक्ट्स का सर्वेक्षण करे, निगरानी करे, उसमें समाधान दे। तो एक कॉरपोरेट निकाय के गठन किया जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। यह भी कहा है कि जो रीरा है, जिसको रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम कहते हैं, तो रीरा के जो नियम हैं सभी केंद्र सरकार को ऐसा पुश करना चाहिए, राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि सभी राज्यों में उसके नियम लगभग एक रूप हो जाएं। इससे ग्राहकों को बहुत ज्यादा सुविधा होगा। और ये भी कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में और विशेषज्ञों का सदस्य होना चाहिए। उस समिति में एक समिति का गठन करना चाहिए जो इसमें केंद्र सरकार को सलाह दे सके कि क्या किया जा सकता है कि बड़े स्तर पे जो घरों का आवंटन नहीं हुआ है या प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है उसमें क्या किया जा सकता है। इसलिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो ये सब प्रमुख रूप से बताया गया है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे किफ़ायती घर जो आज एक मेजर प्रॉब्लम है शहरों के लिए, वहाँ पे राज्यों को भी बड़े स्तर पे आगे, क्योंकि राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों को आगे बड़े स्तर पे आना पड़ेगा और अपने नियम कानून को सरल बनाने पड़ेंगे। और इस संदर्भ में ग्राहकों की रक्षा हो, इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पे ग्राहकों का शोषण होता है। इसी टॉपिक पे, चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का और आजकल 21 का यूज हो गया तो पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है आपके लिए। आपको एक बार पढ़ें क्वेश्चन को। आवास को जीवन के मौलिक अधिकार का अंग मानने, जीवन के मौलिक अधिकार का अंग मानने और गृह खरीदारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय का नया फैसला एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है। इस निर्णय से भारत की आवासीय नीति किस प्रकार पुनर्संरचित हो सकती है, न्यायालय द्वारा किए गए निर्देशों को प्रभावी क्रियान्वयन में बदलने में किन चुनौतियों का सामना पड़ सकता है, उनका संरचनात्मक विश्लेषण करें। आपको बता दूं, आसान सवाल नहीं है। मैंने आपको जितना बताया उसके अलावा भी आपको और भी इस पे काम करना पड़ेगा। हमेशा की तरह पिछले बार क्लास में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। मैं DOQ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। DOQ मतलब आपको पता चल गया है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान रखिए, मैं यहाँ एक मिनट आपको समझा दूँ। मेंस में जो क्वेश्चन आता है UPSC का, उसके कंटेंट टफ नहीं होते हैं, मेन टफ होता है, मेन कठिनाई होती है उसका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझने में कि प्रश्न की मांग क्या है, ताकि लोग सटीक रूप से लिख सके, इधर उधर ना लिखें। और ये आपको अगर शुरू से ही आप अगर बिल्कुल 7 मिनट टाइम देख के आंसर राइटिंग करोगे, कभी इस पे काम नहीं कर पाओगे। आपको चिंतन करना चाहिए, खूब सोचना चाहिए। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल गलत करेंगे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे, और जो आदमी भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को गलती नहीं कर रहा है शुरू में, मतलब सही में तैयारी नहीं कर रहा है। आपको गलती करेंगे सुधारेंगे, गलती करेंगे सुधारेंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपका सुधरता जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का DOQ आप मुझे लिख के बताएंगे, है ना, कि भूमिका में इस संदर्भ में शुरू किया जा सकता है। पहला डिमांड ये हो सकता है, दूसरा, आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको ये पहला डिमांड, दूसरा डिमांड, तीसरा डिमांड और निष्कर्ष इस संदर्भ में दे सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा, मैं कमेंट आपका पढ़ता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का DOQ आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक हम लोग आते हैं, सेबी के संदर्भ में है। टॉपिक का नाम है सेबी बोर्ड बैठक संपन्न हुई। ये भी बता दूं कि इस तरह के जो टॉपिक हैं, इसमें जो डेफिनेशंस हैं बहुत जगह पे, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इस टॉपिक का रेफरेंस लेके सवाल बन सकता है, लेकिन कम बनता है, ये भी ध्यान रखना है, कम बनता है। आप PYQ देखोगे तो इस तरीके से भी से रिलेटेड टॉपिक पे सवाल कम बनता है। फिर भी हम लोग को
सवाल करना चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं, इसके बोर्ड का बैठक हुआ और इसमें बैठक में जो प्रतिभूति बाजार है, जो सिक्योरिटीज मार्केट हैं, उसमें व्यवसाय करने को सुगम बनाने के लिए विभिन्न उपायों को मंजूरी दी गई। आखिर ये बैठक हुई क्यों? एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जुलाई महीने से भारत से जो एफपीआई हैं वो बड़े तीव्र गति से वापस जा रहे हैं। करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का एफपीआई भारत से पलायन कर गया। तो सरकार अब वहां पे इंटरवीन करना चाह रही है, सेबी नियम को इस प्रकार से सरल बनाना चाह रही है कि विदेशी एफपीआई निवेशक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हों, आराम से वो निवेश कर सकें। उससे क्या होगा कि भारत का, देखिए, जो एफपीआई और एफडीआई और एफआईआई ये सब पढ़ते हैं, आप ध्यान रखना है, आपको इकोनॉमी में प्रीलिम्स में एक चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, इसी में आप पढ़ते हो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रीलिम्स में 10 साल में 4-5 सवाल पूछा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। एक पेज में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का लिस्ट बनता है। आपको, अगर आपने पढ़ा है फाउंडेशन में या खुद से बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो एफपीआई है या एफडीआई है, एफआईआई है, ये सब आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने में बड़ा अहम रोल निभाता है ना। ये आपके यहाँ विदेशी मुद्रा लाता है और जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो ऊपर जाता है, आपके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। तो इस बैठक में प्रमुख विनियमन में ढील दी गई और निवेश अनुकूल माहौल को बेहतर बनाने और विनियामक जटिलता को कम करने के लिए स्वागत एफआई फ्रेमवर्क पेश किया गया। ये स्वागत एफआई फ्रेमवर्क प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में सीधे एक लाइन में कि स्वागत एफआई, हाल ही में चर्चा में रहे स्वागत एफआई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। आगे देखेंगे किससे संबंधित है। बस ये याद रखना है, एफआई का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, एफआई का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर। इस बैठक में निर्णय क्या लिया गया? इस बैठक में स्वागत फ्रेमवर्क दिया गया, जिसमें सेबी ने एक सिंगल विंडो एक फ्रेमवर्क दिया है। जरा इसका स्वागत का फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, सिंगल विंडो SW, ऑटोमेटिक A एंड जनरलाइज G, एक्सेस और T फॉर पोर्टफोलियो, सॉरी यहां कहां चलेगा, फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो SWAGA T, ये T फॉर ट्रस्टेड और फॉरेन इन्वेस्टर्स FI। सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। ध्यान रखना है कि अगर यहां आपसे पूछेगा कि भाई पोर्टफोलियो में निवेश क्या स्वागत फ्रेमवर्क एफआई के तहत घरेलू इन्वेस्टर भी कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके तहत नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है कि वो जो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, कौन से इन्वेस्टर्स? एक तो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक, जिसको FVCI कहते हैं, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अब ध्यान रखना है, इन्हीं के लिए है। एफपीआई क्या है? अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भैया एफपीआई क्या है। ये जो एफपीआई है, ये सार्वजनिक बाजार में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है, प्रतिभूति है, जैसे इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, डेरिवेटिव हो गया, उसमें जो निवेश करते हैं, जो विदेशी निवेश करते हैं, उसको एफपीआई कहते हैं। आपके जो सार्वजनिक बाजार है, जो सिक्योरिटी बाजार है, उसमें जो लिस्टेड प्रतिभूति हैं, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं, उसमें इक्विटी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है, वो सब एफपीआई कहलाता है। ठीक है।
अब FVCI वेंचर कैपिटल फंड में निवेश करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वेंचर कैपिटल फंड, आपसे प्रीलिम्स में यह भी पूछ सकता है कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। तो जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, नया नया बिजनेस कोई शुरू किया, अब उसमें इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है, लेकिन याद रखिए जहां रिस्क होता है वहां पे गेन भी ज्यादा होता है। मोर रिस्क मोर गेन। लेकिन यहाँ चूंकि ज्यादा रिस्क है, इसलिए जो आपके म्यूचुअल फंड और ये सब होते हैं वो सब निवेश करना नहीं चाहते हैं। तो स्टार्टअप्स फिर कैसे पैसा प्राप्त कर पाएगा, इनोवेशन कैसे कर पाएगा, इसीलिए वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है। वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, उसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो उसी को FVCIs कहते हैं। ये भी आपका स्वागत FI फ्रेमवर्क के तहत इसको भी चुना गया है। तो यहां क्लियर हो गया। प्रीलिम्स में फंसाएगा, यहां पे याद रखिए, प्रीलिम्स में बोलेगा स्वागत FI के तहत कौन कौन निवेश कर सकता है। क्या FDI वाले होंगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ FPI और FVCIs। ठीक है, क्लियर हो गया। पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, बस दो। उसके अलावा इंडिया मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो एक डिजिटल गेटवे है जिस प्लेटफॉर्म पे आके फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको REITs कहते हैं, इसका भी इक्विटी रूप में पुनर्वर्गीकरण करने की बात की गई है। इसमें जो म्यूचुअल फंड योजना, जो म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहें तो उनको सुविधा मिल जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में गेन ज्यादा होता है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है लेकिन गेन भी ज्यादा है। तो अब म्यूचुअल फंड वाले को भी अब इसमें अलाउ कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा जो बड़े इशूअर्स होते हैं, जारीकर्ता होते हैं, उनको IPO मानदंड में ढील दी गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका 1 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, अब उसको IPO अगर यहाँ पे भारत में जारी करना है तो उसमें ढील दिया गया है कि अब आप, इसमें लिखा नहीं है लेकिन जरा समझिए कि आप मिनिमम 2.75% इक्विटी भी आप IPO में दे सकते हैं, मात्र 2.75%। तो कम कर दिया गया है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी कुछ अपना यहाँ पे डाइल्यूशन कर सके, IPO जारी कर सके। तो इसमें न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता को पूरा करने के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, साथ में शेयरधारिता को भी कम कर दी गई है 2.75% से। IPO का अर्थ है, अब ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई IPO क्या है। IPO का अर्थ है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है, पहली बार, और यह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि आपको कुछ ना कुछ IPO जारी करना पड़ेगा। तो जब कोई कंपनी पहली बार जनता को शेयर देती है उसको हम लोग IPO कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला ये भी डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैकल्पिक निवेश कोष, जिसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, इस योजनाओं की एक अलग श्रेणी पेश की गई है, जो अनन्य रूप से केवल जो एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स हैं, जिस इन्वेस्टर्स को पहले से ही जांच परख लिया गया है, प्रत्यायन कर लिया गया है, या किसी जो प्रत्यायन करने वाली बहुत सारी संस्था होती है तो उसको प्रमाण दे दिया गया, उसको प्रमाण पत्र दे दिया कि आप एक्रीडेटेड ये इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा और मामला सरल कर दिया गया है। ये इन्वेस्टर्स ऐसे व्यक्ति या कंपनी हैं जो विशिष्ट आय, नेटवर्थ और पेशेवर योग्यता मानदंड को पूरा करता है। तो जब ये प्रत्यायन होता है तो ये सब देखा जाता है कि विशिष्ट आय इस कंपनी का, या नेटवर्थ, या फिर पेशेवर योग्यता मानदंड, ये सब पूरा होता है कि नहीं। तो अब ये मजेदार बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ये सेबी के साथ पंजीकृत नहीं होने वाली सिक्योरिटी में भी निवेश कर सकती है। ऐसी भी सिक्योरिटी होती है, प्रतिभूति होती है, जो सेबी के साथ आपका रजिस्टर्ड नहीं है,
उसमें भी अब ये इन्वेस्ट, जो प्रत्यायन जो प्राप्त निवेशक हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा? एक तो हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में ये सीखे स्वागत FI फ्रेमवर्क, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया गया तो इंडिया मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म, मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टर ट्रस्ट के बारे में भी बताया। उसके बाद यहाँ जो बड़े इशूअर हैं, जो बड़े जारीकर्ता हैं, उनको थोड़ा सहूलियत दिया गया, नियम में सरलता की गई। उसके अलावा वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में भी बताया, और इसमें जो प्रत्यायन प्राप्त निवेशक हैं उनको अब ज़्यादा सुविधा दी गई है कि अब जो ऐसे जो सिक्योरिटीज़ है जो सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने फ्रेम किया है। सेबी की हालिया बोर्ड बैठक में FPI प्रवेश मानकों को सरल बनाने और IPO विनियमों में सुधार जैसे कदम भारत के पूंजी बाजार को गहरा करने की दिशा में उठाए गए हैं। निवेशकों के विश्वास, वित्तीय स्थिरता और समावेशी विकास के लिए इनका महत्व का समालोचनात्मक जांच कीजिए। याद रखना है कि मैं जानबूझ के इंग्लिश में भी क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में ट्रांसलेशन बड़ा टिपिकल होता है ना। तो अब यहां देखिए, गहरा करने, आपको ये जब तक इंग्लिश वर्ड नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, है ना। एम टू डीपेन इंडियाज कैपिटल मार्केट, डीपेन, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन जरूर पढ़िए। फिर से वही होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा कि आपको इसका भी, इसमें काफी DOQ है, 250 शब्द में लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो DOQ इसका आसान नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन है, जानबूझ के टफ क्वेश्चन दिया है। इसका भी DOQ आपको बताना है कि भूमिका में किस संदर्भ में लिखोगे, आपको भूमिका बनाना नहीं है, किस संदर्भ में लिखोगे। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष आप किस संदर्भ में दोगे। तो DOQ, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में अलग से, क्वेश्चन नंबर 2 मानता हूं मैं इसको, है ना। तो इसको आपको DOQ अलग से लिखना है। देखता हूं मैं कितने बच्चों का सही होता है। और मैंने इसमें कुछ पृष्ठभूमि बताई कि किस प्रकार से FPI का पलायन हो रहा है, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको वो सब संदर्भ भी आप भूमिका में दे सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में बड़ा कम चांस है कहीं भी पूछने का। पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण। इसी बार 2025-26 के बजट में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई थी। ज्ञान भारतम मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पांडुलिपि है उसका सर्वेक्षण करना, दस्तावेजीकरण करना और संरक्षण करना। सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण, कौन सा मिशन? ज्ञान भारतम मिशन। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट यही पूछ देगा कि ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित, आपको 4 ऑप्शन देके फंसा सकता है। तो इस तरह के एक एक लाइन में आप इस तरह के मिशन योजना को एक रजिस्टर में या डायरी में एक एक लाइन में उसके बारे में संक्षिप्त एक लाइन में लिखना है बस, और बाद में आपको रिवीजन में सहूलियत हो जाएगा। तो आप 2-3 पेज ले लीजिए, उस पर भारत की योजनाएं या मिशन ये सब लिख दें और आप उसका लिस्ट बनाते जाएं, कल को आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। यह जो पोर्टल है यह पांडुलिपि विरासत को डिजिटलीकृत करेगा। इससे इन्हें आसानी से, जब एक जगह सारे पांडुलिपि आपको डिजिटल फॉर्म में आ गए, एक प्लेटफॉर्म में आ गए, तो उसको कोई भी व्यक्ति, चाहे रिसर्च करने वाला हो, चाहे प्रोफेसर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे आपको आम नागरिक ही क्यों ना हो, जो देखना चाहता है पांडुलिपि, मूल टेक्स्ट पढ़ना चाहता है, वो सब आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
और इससे हमारा जो महान सांस्कृतिक ज्ञान है वो भी संरक्षित हो जाएगा। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा यहां आपको फंसाया जा सकता है, तो लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पक्का है इस तरह के टॉपिक इंडिया ईयर बुक में भी होता है, साल के अंत में आएगा, मतलब आपके प्रीलिम्स के पहले इंडिया ईयर बुक आता है, उसमें इस तरह की चीज रहते हैं, वहीं से भी सवाल बन जाता है। आपको आज समझना है कि पांडुलिपि क्या है। यहाँ पे बड़ा टेक्निकल, ऐसे तो आपको पता है कि भाई पहले जो ऋषि मुनि लिखते थे पेड़ की छाल पे लिखते थे, कोई चमड़े पे लिखते थे, कोई ये आपको कोई पत्ते पे लिखते थे, कोई लकड़ी पे लिखते थे, लेकिन इसका टेक्निकल आपको डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में वहीं फंसाएगा। अब जरा देखिए, यह कम से कम 75 साल पुरानी, याद रखिए कितना, कम से कम कितना साल पुरानी होनी चाहिए, 75 साल पुरानी, कागज पर लिखी होनी चाहिए, या वृक्ष की छाल पर लिखी होनी चाहिए, या कपड़ा पे लिखी होनी चाहिए, धातु पर लिखी होनी चाहिए, या तार पत्र पे लिखी होनी चाहिए, या किसी अन्य सामग्री पर। ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भैया हस्तलिखित होनी चाहिए, हस्तलिखित होना बहुत जरूरी है। इनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व होता है। तो आपको पता है कि भाई पांडुलिपि जो हैं इतने सारे, भारत में 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपि हैं, उसमें न जाने कितना अथाह ज्ञान है जो आज तक हम लोग नहीं अच्छे से विश्लेषण कर पाए हैं, न जाने कितने हमारी संस्कृति के उसमें चीज लिखे हुए हैं जो पुराने, उससे आपको इतिहास भी मालूम चलता है। बहुत सारे चीज अगर उसमें आप निकालते हो, तो जैसे आयुर्वेद है उसमें काफी जानकारी हमारी परिष्कृत हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा ध्यान दीजिए कि लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ पांडुलिपियों में नहीं आते हैं। पहले मुद्रित ग्रंथ का मतलब क्या है, जो प्रिंटेड ग्रंथ हैं, कागज पे प्रिंट हो या आपका कपड़े पे प्रिंट हो, प्रिंटेड कुछ भी पांडुलिपि में नहीं आएगा। दूसरा लिथोग्राफ, अब इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। लिथोग्राफ एक ऐसा तकनीक है, लिथो मतलब पत्थर, तो जो पत्थर पर चित्र या अक्षर ये सब उकेर दिया जाता है और उसके बाद कागज पर छापा जाता है ऐसे ऐसे करके, तो छपाई होता है। और दूसरी तरफ प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग प्रेस में किताब अखबार ये सब प्रिंट होता है, ये सब पांडुलिपि में नहीं आते हैं। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पांडुलिपि क्या है भाई, 75 साल से पुराना कम से कम वो होना चाहिए, और मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे वो हस्तलिखित होना चाहिए। लेकिन ये याद रखना है कि कोई चीज छापा हुआ हो या फिर लिथोग्राफी के माध्यम से पत्थर से छापा गया हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो, वो पांडुलिपि नहीं होगा। भारत के पास मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जैसी धरोहर है जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां सुरक्षित है। ये जो पांडुलिपियां हैं 80 प्राचीन लिपियों में लिखी गई है, जैसे ब्राह्मणी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली। याद रखना है कि लिपि और भाषा दोनों अलग चीजें। हो सकता है कि संस्कृत भाषा हो और आज देवनागरी लिपि में आप पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा तमिल लिपि में भी लिखी जा सकती है, जो संस्कृत भाषा ब्राह्मणी लिपि में भी लिखी जा सकती है, संस्कृत भाषा आपको रोमन लिपि में भी अंग्रेज लिखते थे। तो लिपि और भाषा अलग चीज है। तो लिपि 80 प्राचीन लिपियों में ये लिखी गई है, लेकिन जो भाषा में अगर आप देखेंगे तो 75% पांडुलिपि संस्कृत भाषा में है और 25% हमारे यहाँ जो पांडुलिपि है वो क्षेत्रीय भाषाओं में है ना। तो लिपि तो अनेक है, लेकिन संस्कृत भाषा का वर्चस्व है पांडुलिपि में। इसका महत्व क्या है? ये मानव गतिविधि के साक्ष्य प्रदान करते हैं। इसमें ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, हमारे पूर्वज का जो ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा है वो सब संजोया हुआ है।
यह समाज के विभिन्न पक्ष को बताता है। सांस्कृतिक, उस समय समाज कैसा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के समय क्या राजनीति थी, क्या आर्थिक प्रणाली थी, कैसा ब्यूरोक्रेसी था, राजा का क्या कर्तव्य है, ये सब डिटेल में बताई हुई है, कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। अब इसमें भारत सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए क्या क्या पहले से प्रयास किया है। तो जैसे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसे कौन सा मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा पांडुलिपियों का पता लगाने और उनको संरक्षित करने के लिए 2003 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, यहाँ लगभग 3600 दुर्लभ और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां संरक्षित है। और सबसे आप ये हिस्ट्री में पढ़ोगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में सर विलियम्स जोन्स द्वारा स्थापित कलकत्ता में किया गया था, यही प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण का कार्य कर रहा है। तो ये सब भी आपको जानकारी होना चाहिए। प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट में आपसे दे सकता है। आजकल प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, एक स्टेटमेंट करेंट का दे देगा, एक स्टेटमेंट स्टैटिक दे देगा या उसके बारे में जानकारी दे देगा जो स्टैटिक है, एक स्टेटमेंट पृष्ठभूमि दे देगा। तो इस प्रकार से आपको उस टॉपिक का सारा नॉलेज होना जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। भारत में अफीम की खेती। अब ये भी मेंस में कहीं नहीं पूछेगा आपसे, है ना। हम भी 10-12 साल का एनालिसिस करते हैं, इस तरह क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन प्रीलिम्स में पूछेगा वो मैं आपको फोकस कराऊंगा। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत सरकार ने अफीम की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति 2025-26 के घोषणा की है। समझिए जो अफीम है बड़ा उसकी खेती बड़ा सेंसिटिव चीज है। अगर अफीम की खेती को नियमन ना किया जाए, एक तो है कि भाई अफीम से नशीली मादक द्रव्य, मादक पदार्थ बनते हैं, जो नशा ड्रग्स बनता है, वो किसी भी देश के लिए बड़ा हानिकारक है। तो अफीम की खेती ही क्यों करो, बंद कराओ है अफीम की खेती। लेकिन अफीम से बहुत सारे ऐसे मॉर्फिन जैसे निकलता है, तो ये सब दर्द निवारक दवा में यूज होता है। इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होता है, बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे दवा में इसका यूज होता है। अगर पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो बहुत सारे दवा इंडस्ट्री प्रभावित होगा, तो इसको आप पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। पूरी तरीके से अगर खुला छोड़ दिए तो इसमें ड्रग्स बनना शुरू हो जाएगा, आपका देश बर्बाद हो जाएगा। लोग छुप छुप के इसकी खेती करके बड़े स्तर पे बेचेंगे और पूरा युवा बर्बाद हो सकता है। तो इसको बड़ा सख्त विनियमन की जरूरत है। तो वही सख्त विनियमन केंद्र सरकार करता है और हर साल लाइसेंस जारी करने के लिए घोषणा करता है। यह लाइसेंसिंग नीति देखिए किस अधिनियम के तहत करता है, एनडीपीएस अधिनियम 1985, नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस नियम 1985। तो किस नियम के तहत ये लाइसेंसिंग नीति, किस नियम के तहत हर साल घोषणा की जाती है, एनडी, और किस कानून, नियम 1985। और किस कानून के तहत ये नियम बनाई गई है, तो एनडीपीएस एक्ट 1985। अब ध्यान समझना है आपको। पूछोगे कि सर ये एक्ट मतलब कानून या अधिनियम और ये नियम मतलब रूल, इसमें क्या डिफरेंस है? ध्यान रखना है आपको। जो संसद है उसका अधिकार है कानून बनाना। संसद मतलब केंद्र स्तर पे मैं बता रहा हूं, तो संसद कानून बना दी, जैसे आरटीआई एक्ट 2005। लेकिन उसमें फाइन डिटेलिंग नहीं करता है संसद, क्योंकि संसद की विशेषज्ञता नहीं है। संसद को पता नहीं है कि ग्राउंड पे कैसे वो आरटीआई एक्ट लागू होगा। संसद के पास इतना समय भी नहीं है। अगर आरटीआई एक्ट 150-200 पेज में है, अगर उस पर फाइन डिटेलिंग करने लगा तो क्या होगा, 1000 पेज का बन जाएगा।
तो इसीलिए संसद इसको प्रत्यायोजित कर देता है कार्यपालिका को, विधायिका कार्यपालिका को शक्ति दे देता है कि इस कानून के आधार पे आप नियम बना के इसको लागू कर सकते हैं। तो जितना नियम है, विनियमन है, अधिसूचना है, सब प्रत्यायोजित विधायन कहलाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है, और किसी न किसी का उसके पीछे कानून का हाथ या कानून कोई ना कोई एक्ट का समर्थन होता है। इसका मतलब है एनडीपीएस एक्ट 1985 कौन बनाया होगा? संसद। और एनडीपीएस नियम या रूल 1985 कौन बनाया होगा? उस समय की कार्यपालिका। तो नियम विनियमन जो इसको रेगुलेशन कहते हैं, नियम को रूल कहते हैं, अधिसूचना, ये सब प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। ध्यान रखना है, मेंस में सवाल बनता है। यहाँ आपको मुझे बताना नहीं था, लेकिन बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एक्ट मतलब अधिनियम और नियम में क्या अंतर है। तो ये नियम कौन बनाता है? कार्यपालिका। लेकिन कार्यपालिका हवा में नहीं बना सकता है, संसद उसको शक्ति देती है कि इस कानून पे आप नियम बनाएं। ठीक है, यहां समझ में आ गया। तो इसी नियम के आधार पर हर साल जो केंद्र सरकार है वो लाइसेंसिंग नीति की घोषणा करता है। पूरा केंद्र सरकार का अधिकार है इसमें। अब अफीम के, एक मिनट, अब सीधे हम लोग अफीम के बारे में समझेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अफीम के बारे में एनवायरमेंट में पूछा जा सकता है या एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है। अफीम पोस्ता, ओपियम पॉपी, जो अफीम होता है उसमें जो फूल खिलता है उसको ओपियम पॉपी कहते हैं। इसके पौधे से अफीम गोंद को, ओपियम गम को निकाला जाता है। जो ओपियम गम है उसमें अल्कलाइड्स जैसे मॉर्फिन और कोडीन, थेबाइन, ये सब होते हैं। यही इंपॉर्टेंट। अल्कलाइड्स का मतलब क्या होता है? अल्कलाइड्स कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। अल्कलाइड्स क्या होते हैं? अल्कलाइड्स कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। तो आपको ये चीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, उसके आगे डिटेलिंग आपसे नहीं पूछेगा। अब इसमें सामान्यतः मॉर्फिन पाया जाता है। मॉर्फिन कहाँ यूज होता है? दर्द निवारक दवा के रूप में, जबकि कोडीन का उपयोग खांसी की दवा के रूप में यूज होता है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फिन का यूज कहाँ होता है? कोडीन का यूज कहाँ होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये सब चीज बिल्कुल याद नहीं रखना है। बस ये याद रखिए, भारत इकलौता ऐसा देश है जो अफीम गोंद का उत्पादन करने के लिए अधिकृत है। जो ये ओपियम गम की बात किए थे, इसका उत्पादन करने के लिए अधिकृत सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में भारत है। इसीलिए ओपियम गम का उत्पादन पूरी दुनिया में इकलौता करने वाला देश भारत है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो अफीम का गोंद जो 11 जो अन्य देश हैं वो अफीम पोस्ता की खेती करते हैं, लेकिन अफीम गोंद नहीं निकालते हैं। अफीम गोंद कोई नहीं निकालता है, सिर्फ भारत निकालता है। प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है। भारत में जो अफीम की खेती है, जैसे मैंने कहा एनडीपीएस अधिनियम, ये अधिनियम केंद्र सरकार को अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति देने और इसका चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए विनियमित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। हर साल केंद्र सरकार विभिन्न जो अधिसूचित क्षेत्र हैं, पहले से वो क्षेत्र घोषित किया हुआ है जहां अफीम की खेती हो सकती है,
जहां अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है और इसके लिए विभिन्न शर्त बनाई जाती है। अब जो अभी अधिसूचित क्षेत्र मात्र 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये अधिसूचित क्षेत्र हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन स्थापित ग्वालियर में स्थित, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिसको सीबीएन कहते हैं, वो किसानों को अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी करता है। तो केंद्रीय सेंट्रल जो नारकोटिक्स ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कहाँ पे है? ग्वालियर में। और यही किसानों को लाइसेंस जारी करता है कि आप अफीम की खेती इस क्षेत्र में कर सकते हो। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितने जो अफीम का उत्पादन होगा, किसानों को सारा का सारा अफीम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को सौंपना होता है, एक भी तिनका अलग से नहीं रखना है। इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, क्योंकि अगर ये सही कठोरता से पालन ना हुआ तो बड़ा मिसयूज हो जाएगा, भारत भी ड्रग्स का हब हो जाएगा और इसका कीमत भी सरकार तय करती है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फैक्ट्स थे, मैंने आपको एक एक जगह रुक रुक के आपको समझाया। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिए कि सीबीएन जो आपको ग्वालियर में स्थित है वही लाइसेंस जारी करता है और किसानों को सारा जो खेती से जितना अफीम उत्पादन हुआ है सब के सब किसको जमा करने हैं? सीबीएन को। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब बड़े टॉपिक में सबसे लास्ट टॉपिक है बाघों का स्थानांतरण। ये मेंस में कहीं नहीं पूछेगा आपसे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने 8 बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। ये जो मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1900 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 12 के तहत 8 बाघों के स्थानांतरण को स्वीकृति दी है। ध्यान रखिए, ये सब धारा आपसे कहीं भी पूछता नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें अनुसूची 1 इंपॉर्टेंट है। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज, जो जानवर या जीव जंतु जिसपे खतरा है समाप्त होने का, उन सब का लिस्ट दिया हुआ है। वो बड़ा, जैसे कि ब्लैक बग भी उसी में आता है, जो हिरन जो है, काला हिरन भी उसी में आता है। तो ये सब जो जानवर हैं, इसके स्थानांतरण के लिए जो अनुसूची 1 में है, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़ा सेंसिटिव एनिमल हैं ये सब, केंद्र सरकार से। और किसी अन्य वन्य जीव को अगर स्थानांतरण करना है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उठा के दूसरे वाइल्ड लाइफ में, तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1, जिसमें सारे जो जानवर जिनका नाम है बड़ा इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको अगर स्थानांतरित करना है तो केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। अगर सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा या दुर्घटना या चूक होता है तो जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके पास जो शक्ति है कि अनुमति को रद्द कर दे। इसी शक्ति के तहत, मंजूरी के तहत ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व से 8 बाघ, जिसमें से 3 नर और 5 मादाएं हैं, उनको सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है जो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी क्षेत्र है, सह्याद्री क्षेत्र, वहां पे टाइगर बहुत कम है, तो उसको पुनः आबाद करना। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये एक वैधानिक संस्था है जो बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके स्थानांतरण की पहले मंजूरी दे दी थी। एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको समझा दूं,
एक कॉन्सेप्ट होता है अम्ब्रेला स्पीसीज। क्या कॉन्सेप्ट होता है? अम्ब्रेला स्पीसीज। जैसे टाइगर है, टाइगर अम्ब्रेला स्पीसीज। अब क्या होता है कि जो अम्ब्रेला स्पीसीज है, तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर टाइगर को जो खाद्य श्रृंखला में ऊपर हैं, अगर आप उसका देखो, पूरा सभी जीव जंतु का प्रोटेक्शन करना है हमें, और जो सबसे नीचे हैं उसका प्रोटेक्शन करोगे तो कोई श्योरिटी नहीं है कि टाइगर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो अम्ब्रेला स्पीसीज का ये कॉन्सेप्ट है कि जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं, अब बड़ा महत्वपूर्ण है, उनको अगर प्रोटेक्ट कर लिए, संरक्षण कर लिए, तो अपने आप खाद्य श्रृंखला में जो नीचे हैं, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होगा कि खाद्य श्रृंखला में जो नीचे जितने जीव जंतु हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसीलिए टाइगर को अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। इसीलिए टाइगर पे इतना ज्यादा फोकस है कि अगर भारत में नेचुरली पाया जाता है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, अगर इसको संरक्षित कर लिया जाए तो नीचे के लगभग सभी जीव जंतु संरक्षित हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स में पूछ देता है कि अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है, उसी प्रकार से प्रीलिम्स में पूछ देता है कि कीस्टोन स्पीसीज क्या है। ये सब टर्म एनवायरनमेंट में प्रीलिम्स में क्लियर होने चाहिए। इसका स्थानांतरण का लाभ क्या होगा? जो पूरा क्षेत्र है सह्याद्री क्षेत्र, वहां पे शिकारी शिकार अनुपात में संतुलन होगा। मैं एक बार आपका एक टाइगर रिजर्व गया था, बहुत सारे हिरन थे। मैंने पूछा भी कि अगर ये यहाँ से टाइगर ना रहे, जिम कॉर्बेट गया था, तो अगर टाइगर यहाँ से हटा दिया जाए तो हिरन की संख्या क्या हो रहेगी? तो उन्होंने कहा कि मात्र 2-3 साल में जो 60,000 हिरन है वो 2-3 लाख हो जाएगा, और सारे पेड़ पौधों को वो चट कर जाएंगे, समाप्त कर देंगे, जंगल समाप्त हो जाएगा। अगर इसका यहाँ पे पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है तो टाइगर को निश्चित अनुपात में, बाघ को निश्चित अनुपात में होना आवश्यक है। मानव वन्य जीव संघर्ष भी कम होगा। जब ज्यादा आबादी होता है टाइगर का, जो संतुलित आबादी होती है, तो क्या होता है कि वहां पे उसी प्रकार का टूरिज्म भी बढ़ता है, उसी प्रकार की व्यवस्था भी होती है। तो मानव जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन संघर्ष है वो कम होगा। भूप्रदेश को फिर से वन जीवों से आबाद किया जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे समझाया कि ये अम्ब्रेला स्पीसीज है, लेकिन इसके संबंध में कुछ चिंताएं भी हैं। वहां के लोकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही टाइगर उस क्षेत्र में, ऐसे कैमरा ट्रैप में 3 या 4 टाइगर को देखा गया है, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं है। एक एस्टिमेशन है कि उस क्षेत्र में 20 टाइगर रह सकते हैं। जैसे ही टाइगर की संख्या, बाघ की संख्या बढ़ेगी, तो वहाँ जो रिजर्व, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आसपास गांव होते हैं, लोकल लोग होते हैं, तो उनको डर होता है कि बड़ा नियम कानून टाइट हो जाएगा, मेरा आवागमन, मेरा यहाँ से वहाँ जाना, जंगल में जाना बड़ा बाधित हो जाएगा। तो इसलिए लोकल स्थानीय समुदाय इसका विरोध करते हैं। और जहां बाघों का स्थानांतरण किया जा रहा है, वहां पहले से 3-4 बाघ हैं, उनके बीच संघर्ष हो सकता है इलाके को लेके। बाघ अपना इलाका बनाता है, चाहता नहीं है कि दूसरा बाघ उस क्षेत्र में आए, और अगर सही से प्रबंधन नहीं किया गया तो एक डर होता है, वहां पोचिंग का, शिकार का डर होता है। अब देखिए, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अब चूंकि वहां पे बाघ लाए जाएंगे तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व है, कुछ मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र होता है उसमें, पेंच में, और आपका महाराष्ट्र में है। आप यहाँ पे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के इस क्षेत्र, दोनों विदर्भ क्षेत्र में है। और जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपको 2010 में चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभयारण्य को बनाकर बनाया गया था। कोयना में बहुत पहले बहुत बड़ा भूकंप आया था, याद रखिए, वहां पे एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है। तो कोयना को नाम से ही मालूम चल रहा है कि वहां पे कोयना नदी है। प्रीलिम्स में सवाल पूछता है कि फलाना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी बहती है, कौन सा जलाशय है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में यह रिजर्व स्थित है। और यह कोयना नदी का शिवसागर जलाशय और वारणा नदी का वसंत सागर जलाशय स्थित है।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। ये जलाशय और नदी, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व यूपीएससी को बहुत पसंद है, यूपीएससी प्री में बहुत पसंद है। यहाँ अंजनी, जाबुल, पीसा ये वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतु में जंगली कुत्ते, तेंदुए, गौर जिसको इंडियन बाइसन कहते हैं, सांबर, चौसिंगा, माउस, डियर, विशाल गिलहरी। अब देख लीजिएगा, भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि मेंस में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में पूछता है, तो इसीलिए आपको सह्याद्री टाइगर रिजर्व इस बार पूछने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों पे चलते हैं। जो अन्य छोटी सुर्खियां हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है व्यक्तित्व का अधिकार, पर्सनालिटी राइट्स। देखिए चर्चा में क्यों है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक्टर अभिषेक बच्चन हैं उनके व्यक्तित्व के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को उनके चित्र, नाम, आवाज, उनके व्यक्तित्व के अन्य तत्वों को बिना अनुमति या सहमति के व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करने से रोका गया है। पहले चलिए इसको आपने देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई व्यक्तित्व अधिकार है क्या, पर्सनालिटी राइट है क्या। तो जैसे कोई भी जो एक्टर होता है, कोई उसका अपना एक सिग्नेचर होता है, उसका अपना एक स्टाइल होता है। तो एक्टर का फोटो भी हो सकता है व्यक्तित्व अधिकार में, वो एक्टर का जो नाम है वो भी हो सकता है, अभिषेक बच्चन जैसे नाम है वो भी व्यक्तित्व अधिकार है। अब जैसे कि कोई गन्ना का जूस बेच रहा है और दुकान में अभिषेक बच्चन का फोटो चिपका दिया गन्ना का जूस पीते हुए, तो आप देखिए कि बिना उनकी सहमति के फोटो चिपका दिया है, तो ये क्या हो गया कि भाई उनके व्यक्तित्व के अधिकार का उल्लंघन हो गया। क्यों आप अभिषेक बच्चन का चित्र लगा रहे हो अपना कमर्शियल यूज के लिए कि अपना गन्ना आपका ज्यादा, देखिएगा गन्ना की दुकान पे खूब रहता है, लेकिन इतने छोटे लेवल पे ये लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। बहुत सारे एड में आप देखिएगा, जैसे कि अमिताभ बच्चन का अपना एक स्टाइल है ना, जैसे हाय, तो अमिताभ बच्चन का स्टाइल है, तो बहुत सारे अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट को एड में ले लिया जाता है और अमिताभ बच्चन का उसको कुछ पैसा नहीं मिलता है और डुप्लीकेट ही एक्टिंग कर दिया, लोग हंसे और एड देख लिए और वो जो कंपनी है वो अपना लाभ ले लिया। जैसे कि आप अनिल कपूर, सबसे पहले शुरुआत हुई थी अनिल कपूर के केस से, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही निर्णय दिया था, जैसे झकास, तो ये जो सुनते हैं आप, ये अनिल कपूर का स्टाइल है। तो ये भी अगर आप कमर्शियल यूज के लिए यूज करें, उनका व्यक्तिगत अधिकार है, उनका व्यक्तित्व अधिकार है, पर्सनालिटी राइट। तो हर एक्टर का अपना एक सिग्नेचर, फोटो, नाम, ये सब होता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, उनका व्यक्तित्व अधिकार है। जस्ट इसके पहले जैकी श्रॉफ के संदर्भ में ये आया था कि दिल्ली हाईकोर्ट का ही निर्णय आया था, जैसे जग्गू दादा, तो उन्हीं के लिए यूज होता है जग्गू दादा जो नाम है। ठीक है, तो किसी कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी व्यक्ति का चित्र, नाम, आवाज, ये सब जो व्यक्तित्व का तत्व है उसको बिना उनकी अनुमति के या बिना सहमति के कमर्शियल यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इसका अमिताभ बच्चन का एक्टिंग करूं घर के अंदर या कहीं भी स्कूल में, उसका मुझे कुछ कमर्शियल लाभ नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अमिताभ बच्चन की नकल करूं, शाहरुख खान की नकल करूं और उससे फायदा कमा रहा हूं, तब तो उनका व्यक्तित्व अधिकार के खिलाफ जाएगा। तो व्यक्तित्व का अधिकार एक व्यक्ति की उसकी व्यक्तिगत पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर अनन्य अधिकार प्रदान करता है कि भाई उसका अपना स्टाइल है, उसको खुद का आप उसके अगर बिना सहमति के आप यूज नहीं कर सकते हो, वो अपना उससे कमाए। इसमें व्यक्ति का नाम, चित्र, आवाज, व्यवहार और अन्य विशिष्ट गुण शामिल होते हैं। जैसे आपको पता है शोले मूवी कितना फेमस हुआ, उसके बाद जो गब्बर सिंह का स्टाइल अपने आप इतना फेमस हुआ, अरे ओ सांबा कितना फेमस हुआ। तो जैसे ही मैंने कहा वो आवाज निकाला, आपका दिमाग कहाँ गया? गब्बर सिंह पे।
लेकिन आपको बता दूं कि व्यक्तित्व का जो अधिकार है, पर्सनालिटी राइट है, ये मरने के बाद उनके परिवार को नहीं मिलता है। तो गब्बर सिंह का आवाज निकाल के मैं कमर्शियल लाभ ले सकता हूं। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन जो एक्टर जिंदा हैं उनसे हम उनके आवाज या उनके सिग्नेचर को यूज करके कमर्शियल लाभ नहीं ले सकते हैं। भारत में व्यक्तित्व अधिकार के संदर्भ में अभी तक कोई विशिष्ट कानून नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसको आम कानून और खासकर संविधान के अनुच्छेद 21 जो पुट्टास्वामी केस आया, तो निजता का अधिकार का इंटरप्रिटेशन में व्यक्तित्व का अधिकार भी दे दिया गया। उसके अलावा बौद्धिक संपदा कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल में 3-4 केस आ चुके हैं। आपके विजन के करेंट अफेयर मंथली मैगजीन में बार बार आर्टिकल आ चुका है, बार बार द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने कहा कि मेंस में फंडामेंटल राइट में मात्र आर्टिकल 19 और 21 बार बार पूछता है। ये 21 से संबंधित है व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनालिटी राइट। मेंस में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो तैयार रहिए। है तो संक्षिप्ति, छोटा टॉपिक, लेकिन आपको इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है। प्रीलिम्स में भी आर्टिकल 21 बार बार पूछता है, वो भी निजता का अधिकार, है ना, आर्टिकल 21। और जैसा मैंने कहा कि 5 साल में 3 बार पूछा है, ये फिर से आर्टिकल 21 प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब संक्षिप्तियों में दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के पक्ष में वोट किया, इसमें इस डिक्लेरेशन में फिलिस्तीनी समस्या के शांतिपूर्ण समाधान और 2 नेशन थ्योरी, माफ कीजिएगा 2 स्टेट जो समाधान है, 2 नेशन थ्योरी भारत पाकिस्तान के संदर्भ में यूज करते हैं, और इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में 2 स्टेट थ्योरी हम लोग मानते हैं। याद रखिए कि 2 स्टेट थ्योरी पहले से जब यूनाइटेड नेशन का संकल्पना आया था, इसका जो मुद्दा पहुंचा इजराइल का और फिलिस्तीन का, 2 स्टेट थ्योरी चल रहा था। दोनों पक्ष ने स्वीकार नहीं किया 1990 के दशक में, लेकिन ओस्लो एकॉर्ड हुआ। ओस्लो एकॉर्ड में फिलिस्तीनी पक्ष और इजरायली पक्ष ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को स्वीकार किया, लेकिन बाद में दोनों पक्ष धीरे धीरे वापस हट गया। तो इसलिए जब भी आएगा आपको, भारत भी बड़े स्तर पे, मतलब हमेशा चाहे कितना भी इजराइल के पक्ष में रहे, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन को स्वीकार करता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है वो जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में इजराइल और फिलिस्तीन है, तो उस क्षेत्र में 2 स्टेट बनाए जाएंगे, 2 देश बनाए जाएंगे। इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा। इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ बोलता है इजराइल। फिलिस्तीन ये मानने को तैयार है कि इजराइल है, लेकिन आप मुझे भी मान्यता दीजिए। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हमेशा वोट करता रहा है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई है और एक स्वतंत्र, संप्रभु और आर्थिक रूप से सक्षम फिलिस्तीनी राष्ट्र के स्थापना की बात डिमांड की गई है, मांग की गई है। हमास का निशस्त्रीकरण और गाजा की शासन व्यवस्था से उसका अलग होना, उसको बोला गया हमास को कि आप वहां से हटिए। साथ में इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण इसमें डिक्लेरेशन में दिया हुआ है। तो प्रीलिम्स में, मेंस में तो अगर इजराइल और गाजा फिलिस्तीन का अगर मुद्दा है तो 2 स्टेट सॉल्यूशन तो कीवर्ड में तो डालना ही है। प्रीलिम्स में सवाल ऐसे बन जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहे 2 स्टेट सॉल्यूशन किससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एम किसान का लाभ 13 राज्यों के लगभग 3.8 करोड़ किसानों को मिल रहा है। एम किसान मतलब मोबाइल किसान, एम मतलब मोबाइल। इसका मतलब क्या है कि यह एक SMS पोर्टल है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो कृषि संबंधी कोई भी जानकारी होता है वो किसानों को
एसएमएस के माध्यम से, मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से देता है। तो कृषि संबंधी कोई भी जो जानकारी किसानों को उनकी भाषा में आपको, और हाँ, हर राज्य में अलग अलग मैसेज होगा, आप समझ पा रहे हैं। बिहार में अलग मैसेज हो सकता है, केरल में अलग मैसेज हो सकता है। और सलाह, सेवाएं, जानकारी, सलाह सब एसएमएस के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसको कौन शुरू किया था? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत। आप कहीं पे ई गवर्नेंस में, आप मेंस में इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा। अगला टॉपिक है बैराबी सैरांग रेल लिंक। बैराबी सैरांग रेल लिंक, प्रधानमंत्री जी ने बैराबी सैरांग जो लिंक है उसका उद्घाटन किया है। यह मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। कितनी बड़ी बात है, अब मिजोरम भी भारतीय रेलवे नेटवर्क, उसकी राजधानी भी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। आपसे प्रीलिम्स में खासकर जो पीसीएस एग्जाम में इस तरह के सवाल ज्यादा पूछते हैं कि बैराबी सैरांग रेल लिंक किस राज्य को जोड़ता है या किस जगह को जोड़ता है। यह इस रेल कनेक्टिविटी आने के बाद अनाज, उर्वरक और आवश्यक वस्तुओं समय पर नियमित रूप से आपूर्ति हो पाएंगे। सड़क मार्ग महंगा पड़ता है, अब रेल से जाएगा तो मिजोरम का जो एक तरह से कटा हुआ है देश से रेल से, तो वो जुड़ेगा और वहां सामान सस्ता होगा। यही नहीं, मिजोरम से मुख्य भारत में जो आपको सामान आएगा तो मिजोरम की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसके अलावा अस्पताल, विश्वविद्यालय और बाजारों तक कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा, जिससे आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वहां पे विकास होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिकाजा। एनवायरमेंट में पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि सिकाजा क्या है। सिकाजा केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में फिर से देखे गए हैं क्या ये कीटों का एक प्रमुख समूह है जो इन जनरल गर्म और समशीतोष्ण क्षेत्रों में बायोम में रहते हैं। यह सिकाजा प्रजाति का जीवन चक्र क्या होगा? अंडा होगा, फिर लार्वा होगा, फिर वो वयस्क अडल्ट बनेगा। जो वयस्क मादा सिकाजा आमतौर पर अपने अंडे लकड़ी वाले पौधों के तंतुओं में देती है और ये बहुत तेज आवाज करती है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है कि ड्रम जैसे टिम्बल्स की तीव्र बकलिंग और अनबकलिंग से उत्पन्न होती है, ये सब आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये तीव्र आवाज करती है और आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क प्रीलिम्स में पहले पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि सिकाजा कहाँ पाया गया है। क्या ये कोई जानवर, इंडेंजर्ड स्पीसीज है या कीट प्रजाति है? तो इस तरह के सवाल आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं करंट के। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे एडीज मच्छरों से फैलने वाले वायरल रोग, ABVD इसको बोलते हैं, ABVD। तो एक अध्ययन से पता चला है कि जो फॉगिंग होता है, उसके जो फॉगिंग के माध्यम से जो रसायनों का छिड़काव होता है, इससे एडीज मच्छर से फैलने वाले वायरल रोग जिसको ABVD कहते हैं, उसको नियंत्रण ज्यादा अच्छे से होता है, ज्यादा असरदार होता है। लेकिन ऑब्वियसली सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से काम किया जाए। जहां पे एडीज मच्छर पनपने के चांस है वो पानी को हटाया जाए, छत पर से टायर को हटाया जाए, कूलर को साफ करके सुखाने की आवश्यकता है ताकि कोई पानी ना रहे। तो मतलब ये व्यक्तिगत और सामुदायिक तौर पे ही हो सकता है। अब ये एडीज इजिप्टी और एडीज एल्पोपिक्टस नामक एडीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं। आपको ये सब नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान देना है कि एडीज मच्छर और अन्य मच्छर में क्या अंतर है कि जो बाकी मच्छर से अलग एडीज मच्छर दिन के समय ही काटते हैं। इनकी सक्रियता सूर्योदय सुबह जल्दी और शाम में सूरज ढलने से पहले सबसे ज्यादा होती है, दिन के समय काटती है। और इससे रोग डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, येलो फीवर ये सब शामिल है, ये सब रोग होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक भारतीय तटरक्षक बल।
चर्चा में क्यों है कि भारत ने रोम में आयोजित चौथे वैश्विक तटरक्षक बल शिखर सम्मेलन कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। और ये भी भारत ने प्रस्ताव दिया कि 2027 का जो शिखर सम्मेलन हो वो भारत मेजबानी करना चाहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपके इंडिया ईयरबुक में भी रहता है, इस तरह के एक सवाल कभी ना कभी बन जाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1977 में हुई और ध्यान रखना है ये भी रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। होम मिनिस्ट्री के, बहुत लोगों को लगता है होम मिनिस्ट्री हो सकता है, नहीं, रक्षा मंत्रालय। और आपका नेवी से अलग है, जो नेवी है ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह मुख्य कार्य क्या है कि समुद्र और समुद्री संसाधन जैसे तेल, मछली, खनिज, इन सब की सुरक्षा करना, आंधी तूफान में जो मछुआरे फंस जाते हैं, नाविक फंस जाते हैं, उनका जीवन बचाना, संपत्ति बचाना, विशेष रूप से अवैध शिकार, तस्करी, नशीली पदार्थ की तस्करी, इस सब पे निगरानी करना, इन सब को समुद्री कानून वहां पे लागू करना, समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करना, दुर्लभ प्रजातियों को बचाना, वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठा करना, और जब युद्ध का समय हो वहां पे भारतीय नौसेना नेवी को हेल्प करना। इनका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। अब अगला टॉपिक है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। चर्चा में क्यों है? एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिक ने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का जो जमाव होता है, जिसके कारण इस जमाव के कारण इसका आगे देखेंगे इफेक्ट कम हो जाता है, इस नैनो पार्टिकल्स के पॉजिटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं, इस जमाव को नियंत्रित करने का तरीका खोज निकाला है। देखिए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या है? AUNPs इसको कहते हैं। AU मतलब सोना, है ना, इसका पीरियोडिक टेबल में AU नाम देखेंगे आप। सोने के नैनो कण होते हैं, इनका आकार आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर, 10⁻⁹ मीटर होता है। यह फोटोथर्मल गुण, रासायनिक और भौतिक स्थिरता, सोना बड़ा स्टेबल आपको तत्व होता है, तो भौतिक स्थिरता कम, ये विषाक्त नहीं होता है, सरफेस क्षेत्र में आसानी से बदलाव करने की इसमें क्षमता होती है। ये बायोसेंसर्स, इमेजिंग, डायग्नोस्टिक्स, शरीर के भीतर दवा पहुंचाने में उपयोगी होता है। लेकिन जब अनियंत्रित जमाव होता है, जब इसका अनियंत्रित जमाव होता है तो इसकी प्रभावशीलता कम होती है। इसी अनियंत्रित जमाव को नियंत्रित करने का तरीका खोजा गया है। ये मूलभूत नैनो साइंस प्रकाश और पदार्थ की परस्पर अभिक्रिया से जुड़े अध्ययनों में योगदान करते हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसको देख लेना है। अब लास्ट में सुर्खियों में एक स्थल रहा, रूस से संबंधित है, इसलिए रूस को देखेंगे। स्थल का नाम है आपको कामचटका प्रायद्वीप। ये पूरा रूस का फोटो नहीं, आगे है। ये है आपका, ये पूरा रूस है। ये जो रूस है, इसमें इसके सुदूर पूर्वी क्षेत्र में एक प्रायद्वीप है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कामचटका प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप के पूरब में प्रशांत महासागर है, इधर आपको इंटरनेशनल डेट लाइन जाता है, आपको पता है। इस तरफ पश्चिम में सी ऑफ ओखोटस्क है, और इधर आपको नीचे ये पूरा जापान यहाँ शुरू हो जाता है, और इस तरफ नीचे आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है। तो कामचटका प्रायद्वीप में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, अभी हाल में आए। तो ये बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर इसके पूर्व में है। ये बेरिंग सागर और इधर पूरा प्रशांत महासागर है, और ओखोटस्क सागर के बीच में अवस्थित है, जो सागर मैंने आपको दिखाया। इसकी भौगोलिक सीमाएं जो है
रूस के संदर्भ में आगे बताया है कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है रूस। पूरा जो रूस है उसका पश्चिमी 1/4 क्षेत्र ही यूरोप में है और पूरा क्षेत्र आपको 3/4 यूराल सागर से पूरब, माफ कीजिएगा यूराल पर्वत से पूरब, यहाँ देखेंगे ये आपका यूराल पर्वत है, ये एशिया और ये आपका यूरोप है। 3/4 क्षेत्र ये है, 1/4 क्षेत्र ये है। तो ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में अवस्थित है। दुनिया का ऑब्वियसली सबसे बड़ा देश है, आपको पता है। इसकी सीमावर्ती देश आप मैपिंग कर सकते हैं। वैसे जब यूएसएसआर का लगभग सीमावर्ती देश वही हैं जो यूएसएसआर के विघटन में वो सब अलग अलग देश बने, और उसके बाद आप चीन भी इसका सीमा बनाता है, मंगोलिया भी सीमा बनाता है। ये इस तरफ प्रशांत महासागर और इस तरफ ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। हाँ, अटलांटिक महासागर से नहीं जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब प्रमुख जो पर्वतमालाएं हैं वो यूराल और अल्ताई हैं। यूराल और अल्ताई माउंटेन, ये आपके यूराल माउंटेन है। यूराल ही इसको 2 भाग में बांटता है। सबसे ऊंची चोटी गोला एल्ब्रूस है, जो यूरोप का भी सबसे ऊंचा चोटी है। प्रमुख नदियां येनिस, आंगरा, अमूर, इर्तिस, लीना, लेकिन वोल्गा लिवर ये लिखना यहां भूल गया है, सबसे फेमस नदी है वोल्गा। प्रमुख झीलें बैकाल, लादोगा, ओनेगा, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से ये जुड़ता है। ये आपका कैस्पियन सागर है, ये काला सागर से भी जुड़ता है। साइबेरिया जो है इसके 3/4 हिस्से में विस्तृत है। ध्यान रखना है, जो मैंने कहा भी, ये यूराल है और इधर पूरा साइबेरिया है। ये पूरे रूस का 3/4 हिस्सा है जो पूरा टैगा वन से ढका हुआ है। बहुत ठंड पड़ता है साइबेरियन क्षेत्र में, और रूस की राजधानी मैक्सिको है। तो ये आपके पूरे टॉपिक्स हो गए। अब जरा सवाल मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, आप लोग आंसर में जरूर जवाब दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न कुल 6 हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के पशुओं के स्थानांतरण के लिए किस प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होती है? केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। मैंने बहुत जोर दे के आपको बताया है, बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे है, हाल ही में सुर्खियों में रहे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किसकी मांग की गई है? बहुत आसान सवाल है, प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है, मतलब माफ कीजिएगा क्वेश्चन है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के संदर्भ में। ये गोल्ड नैनो पार्टिकल जो मैंने संक्षिप्त सुर्खियों में बताया आपको कि ये बायोसेंसर, इमेजिंग, डायग्नोस्टिक्स और दवा वितरण में उपयोगी है। इसके आकार आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर्स हैं। इनका अत्यंत अनियंत्रित जमाव अनुप्रयोगों में उनकी विश्वसनीयता को कम कर देता है। आंसर आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल मैंने डिट्टो बताया है। पांडुलिपि, बड़ा शानदार सवाल है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, पांडुलिपियों को कम से कम 75 वर्ष पुरानी कागज, छाल, ताड़ के पत्तों जैसी सामग्री पर हस्तलिखित रचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत की लगभग 75% पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में हैं, 25% क्षेत्रीय भाषा में। यदि लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं तो उन्हें पांडुलिपि माना जाता है। मैंने डिटेल में बताया है, बिल्कुल सही होना चाहिए, बहुत डिटेल इसमें समय दिए हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है, रूस की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में कामचटका प्रायद्वीप काला सागर और बेरेंज सागर के बीच अवस्थित है। देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा ऑप्शन बनाया गया है। साइबेरिया रूस के कुल क्षेत्रफल के आधे से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी देख लीजिएगा, यूराल पर्वत रूस में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और गोरा एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान और रूस में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे निम्नलिखित में किसके द्वारा गोंद अफीम का उत्पादन करने की अनुमति है? मैंने कहा भी था कि वो इंस्टीट्यूशन का नाम आप ध्यान रखिएगा,
मतलब कम चांस है पूछने का, क्योंकि बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स। अब आप समझ सकते हैं कि किससे संबंधित है ना। कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर आपको नहीं भी पढ़ाया होता तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो सकता था। नार्कोटिक्स और इधर आपका अफीम से क्या संबंध है, बिल्कुल है, तो ध्यान रखना है। तो आप सारे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में याद रखिए। प्रीलिम्स के आंसर अलग होने चाहिए, अलग कमेंट में होने चाहिए। आपके जो मेंस के आंसर्स हैं, जो आपके मेंस के आंसर हैं, जो DOQ हम आपको बोले हैं, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन 2 है, वो अलग कमेंट में होना चाहिए। तो आप मेंस का पहले आंसर देंगे या फिर प्रीलिम्स का मन है साथ साथ तो दे सकते हैं, उसके बाद मेंस का आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूं, जो मुझे सही लगता है उसको लाइक भी करता हूं, तो मुझे भी लग जाता है कि बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं। कोई भी सजेशन हो आप बिल्कुल दीजिए, और कोई फीडबैक हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उससे मुझे भी सीखने को मिलता है। थैंक यू, गुड नाइट।